नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव का बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव का हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ सब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। टोटल जो 22 क्वेश्चन है, 22 का 22 क्वेश्चन का आंसर हम लोग फटाफट से एकदम बनाते जाते हैं। आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट्स करते जा सकते हैं या फिर सारा क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट लेते जाए और लगातार वीडियो को देखते जाए, समझने का सिर्फ प्रयास करें, सिर्फ बात को सुने, ठीक ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि उदारवाद का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि उदारवाद का क्या अर्थ है। तो उदारवाद शब्द एक लातिन भाषा मूल यानी कि लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। मतलब कानून के समक्ष सबको बराबरी मिलना चाहिए, जो कि हम लोग कक्षा 9 में भी देखे थे, कक्षा 10 में भी देखें। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जब जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेष अधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति में लोग भागीदारी निभाए थे। लोगों का ये मानना था कि जो हम लोग के साथ लगातार शोषण हो रहा है, उस शोषण को बंद किया जाए और नए सरकार का गठन किया जाए, जिसमें सभी को एक समान अधिकार मिले, ना कि किसी को विशेष अधिकार दिया जाए। ठीक, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया मजदूर ये चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया, इतिहास का चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया। गिरमिटिया मजदूर एक छोटा सा कॉलम में ही बताया गया गिरमिटिया मजदूर के बारे में। हम लोग वहां पे देखे थे रामचंद्र के बारे में। देखेंगे कि गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। लोगों को खरीद के, मजदूरों को खरीद के, जो मजदूरों को पहले मजदूरों का नीलामी होता था, मजदूरों को बेचा जाता था, जिससे मजदूरों को जो लोग खरीद के ले जाते थे अपने बागान में काम करने के लिए, तो उनके साथ काफी लंबे समय तक काम करवाया जाता था। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। लोगों को एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। एग्रीमेंट किया जाता था कि आपको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए उसके चाय बागान में या फिर उसके कपास बागान में, जो भी बागान या गन्ना का बागान, जहाँ पर भी काम करना रहता था, उन लोगों को ले जाया जाता था और काफी लंबे समय तक उनसे काम करवाया जाता था। उन्हें घर भी आने का कोई मौका नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी में इन्हें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई 2 हानियों को लिखे। यहाँ पे सिर्फ 2 हानि लिखने बोला है। हम लोग ज्यादा के बारे में बात करेंगे ताकि आपको कम से कम एग्जाम तक 2 हानि याद रहे। 2 या 3, 4 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 बोला है तो आप 3 भी लिख दे, 4 भी लिख दे, और बढ़िया रहेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले हानियों में क्या क्या है। यह कहा जाता है कि यह बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशय और विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा घेर लेते हैं और उन्हें सदा के लिए बेकार बना देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जहां पर भी जलाशय बनाया जाता है, आसपास का कई सारे इलाके को वो ले दे के डुबा देता है, जिससे कई सारे लोग बेघर हो जाते हैं, उपजाऊ जमीन खत्म हो जाता है। लोग अपना जहाँ पे कहते हैं कि बाप दादा का जहाँ रह रहे हैं, बाप दादा जहाँ हम लोग पाल पोस के बड़ा किया, वो जहाँ से हम लोग खेल कूद के बड़ा हुए, वो जगह को भी छोड़ के हमको दूसरा जगह जाना पड़ता है। बाप दादा का चल अचल संपत्ति सब कुछ वहाँ पे छोड़ देना पड़ता है। जो हम लोग का जमीन जायदाद है उसको भी छोड़ के भागना पड़ जाता है। दूसरा नंबर है कि जो लोग ऐसे क्षेत्र में रह रहे होते हैं उन्हें भी बेघर होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी है कि उसको छोड़ना पड़ता है। कोई भी
दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बाप दादा का ज़मीन को छोड़ के दूसरा जगह जाना पसंद करता है। और अगर वो दूसरे जगह जा भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरा उतना जितना उसका ज़मीन गया वैसे ही ज़मीन उसको मिलता है, नहीं, बल्कि उसको हल्का सा छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है जहाँ पे वो घर बना के रह सके, उतना कोई भी नहीं चाहता है। चौथा नंबर में देखते हैं कि तीसरा नंबर देखते हैं, नदी पर बांध बनाने से नदी के जल का प्रवाह बाधित होता है। जो नदी का जो जल का प्रवाह है, जो स्पीड गति से आता है, वो धीरे हो जाता है, जिसके कारण मछली जो अपना बच्चे को जन्म देती है उसमें गिरावट आता है। फिर अगला देखते हैं कि बाढ़ से नदी की शाखाएं बढ़ जाती, जो जल में रहने वाले वनस्पति को स्थानांतरित करती है। जो नदी में जो नदी जो एक नदी था वो रुक के उसके बाद नदी से कई सारे नहर बनाए जाते हैं, जिससे वो कई सारे शाखाओं में बढ़ जाते हैं और उसके वनस्पति क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला देखो, बाढ़ निर्मित मैदान में बने जल भंडारों में वनस्पतियां डूब जाती है तथा मृदा विघटित हो जाती है, कई सारे वनस्पति डूब जाते हैं। अगला देखते हैं, वनस्पति का मतलब होता है बाबू, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को ही क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, ठीक ना। इन परियोजनाओं के कारण लोगों का कहना है कि भूकंप आने तथा विदेशी आक्रमण से किसी भी आतंकवादी की शरारत में से कभी भी यह बांध टूट जाएगा। अगर मान लो अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादी अगर ज़्यादा क्षति पहुंचाना चाहता है तो सीधे डैम में अगर वो बम विस्फोट कर दिया और अगर डैम का भीड़ को तोड़ दिया, अगर उसके सामने कोई शहरी क्षेत्र बसा हुआ है या कोई ग्रामीण क्षेत्र, घनी आबादी वाला क्षेत्र, अचानक से डैम के फूट जाने के कारण लोग वहाँ से भाग नहीं पाए और बहुत ज़्यादा जान माल का हानि भी हो सकता है। और अगर भूकंप आ गया और अगर डैम का भी कमजोर है, जलाशय में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो भी इसका नुकसान हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, खनिज क्या है। तो खनिज हम लोग सिंपल से जानते हैं, जिससे हम लोग लोहा, कोयला, उर्वरक, ये सब क्या है, खनिज है। तो खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जिसमें इसमें संगठन और संरचना स्वरूप के समानता पाई जाती है। यह शैलों और अयस्कों के अव्यय है। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही है, विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। जो भी खनिज है वो हमको आज अगर हम लोग कोयला भी उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोयला के लिए वैज्ञानिक ही पहले इसके बारे में पता किए, नहीं तो सबसे पहले क्या था, कोयला भी एक चट्टान की तरह ही था। कोयला भी क्या था, एक चट्टान था, चट्टान के अलावा और कुछ भी नहीं था। आज अगर लौह अयस्क का बात करें या बॉक्साइट का बात करें या अभ्रक का बात की तो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं था। आज हम लोग उसके बारे में रिसर्च किए, जानकारी लिए, तभी वो हमारे लिए उपयोगी हो पाया है, अन्यथा वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक, भूगर्भ मतलब जमीन के नीचे से जिसको निकाला गया है, जो हम लोग के जमीन के नीचे से हम लोग जिसको निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, भूगर्भ कहते हैं। जो जमीन के नीचे दबा हुआ है कई लाखों सालों से, कई लाखों करोड़ों वर्षों से जमीन के नीचे दबा हुआ है, उसको हम लोग कोड़ के निकालते हैं, तो वही क्या है वो भूगर्भ में, जब मतलब जमीन के गर्भ के अंदर है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ के अंदर जो पल रहा होता है, जो माँ के पेट के अंदर है उसको क्या कहते हैं, माँ के गर्भ में है। इसी तरह जो जमीन के गर्भ के अंदर है, जो जमीन के अंदर है उसको क्या कहते हैं, भूगर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगर्भ कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, तो अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। छोटा सा आंसर है कि अपने धर्म को, सिर्फ अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता, श्रेष्ठ है नहीं, सिर्फ मानने की सांप्रदायिकता को या मानसिकता को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। हम कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कहता है कि उसका धर्म सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा धर्म है। तो इस तरह का जो सोच रखता है, उसी सोच को, उसी मानसिकता वाले सोच को क्या कहते हैं,
सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक ना, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सांप्रदायिकता का सिंपल सा आधार है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या क्या है कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं, तो महिलाओं के राजनीति और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। जो उनके राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए और साथ ही साथ उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग के लिए। जैसे पहले महिलाओं को ना तो रोजगार में दिया जाता था मौका, ना ही शिक्षा में कोई मौका मिलता था, और ना ही कहीं पे पारिवारिक जीवन में भी बराबरी नहीं मिलता था, उन्हें हमेशा शोषण किया जाता था। तो इस तरह की मांग रखने के लिए नारीवादी आंदोलन चलाया गया, जिससे नारियों को अपने अधिकार मिल सके, अपना अधिकार उन्हें प्राप्त हो सके। अपने अधिकार की मांग के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। पहले हम लोग देखे थे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान भी पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, ना कि महिलाओं को। तो पुरुष महिला सबको वोट देने के लिए महिलाओं ने फिर अपना आंदोलन जारी किया। महिलाएं अपना ग्रुप बनाने लगी, संगठन। आज हम लोग गांव में देखते हैं महिला लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अभी गवर्नमेंट भी देखो महिला समिति चला रहा है, महिला समिति गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है ना। अभी जैसे झारखंड में अगर बात किया तो झारखंड में JSLPS महिला संगठन समूह चल रहा है, जिसमें कई सारी महिला 10-10 महिलाओं का एक समूह बना हुआ है। गांव में कई सारी महिला समूह चल रहा है, जिससे कभी भी अगर कुछ आंदोलन हुआ तो देखो कि सभी महिलाएं उठ के चल जाती है सभी समूह से, जिससे उनके साथ कोई शोषण न किया जाए। अगर किसी महिला के साथ कभी शोषण हो रहा है तो लोग सभी महिलाएं उसमें भागीदारी निभाती हैं। अगला अगर बात करो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साक्षरता दर को परिभाषित करें। साक्षरता दर हम लोग कहते हैं किसको, तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। यानी कि जो भी भारत का व्यक्ति है वो अगर उसका उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो वैसे लोग कितने पढ़े लिखे हैं टोटल जनसंख्या के साथ भाग देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, साक्षरता दर। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों को उस वायु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। निवल उपस्थिति किसको कहते हैं, जो 6 से 10 वर्ष की आयु के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, सब पढ़े सब बढ़े, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारे योजनाएं सरकार चला रही है जिससे बच्चों को शिक्षित करना चाहती है, बच्चे शिक्षा लेना चाहते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हम लोग का रणनीति है कि शिक्षा तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शिक्षा वो मिल नहीं पा रहा है बच्चों को। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38, 2 अंक स्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसका बात किया जाए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। तो WTO का 2 कार्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया है, स्विट्जरलैंड यानी कि जेनोवा में रखा गया है। और इसका मुख्य कार्य के रूप में अगर देखें तो मुख्य कार्य है कि विश्व के सभी देशों को एक साथ जोड़ना और सभी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार आसानी से वो कर सके, व्यापार में उसे किसी भी प्रकार का रोक टोक ना किया जाए। लेकिन जो विकसित देश है आज भी वो प्रतिबंध को नहीं हटा रहे और विकासशील देशों को जबरदस्ती उससे प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि वो आज भी
अपने देश से प्रतिबंध नहीं हटा रहे। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। सभी देशों को विकास करने में मदद करता है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने ही अंक स्तरीय जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सब बना चुके हैं। अब हम लोग 3 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो 39 से लेके लगातार 46 तक है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक, देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षेप में नोट लिखे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना, जो कि भारत के लिए सबसे दुखद घटना थी। इसके बारे में भारत का शायद ही कोई बच्चा नहीं जानता होगा, अगर इतिहास को सही से पढ़ा है, सही से नहीं सिर्फ पढ़ा भी हो तो। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। सबसे पहले भारत में रोलेट एक्ट कानून लाया गया था। रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें लोग को बिना कोई जुर्म, अगर वो जुर्म नहीं भी किया है तो भी सिर्फ शक के आधार पर उन्हें 2 साल के लिए जेल का सजा सुनाया जाता था, और इससे बचने का कोई भी नियम नहीं था। तो इसीलिए इसके विरोध कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मौत भी हो चुकी थी लाठीचार्ज से। तो अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर, नाम याद रखना, जनरल डायर, इस सभा को अवैध घोषित कर दिया। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। दरअसल बात ये था कि जो अमृतसर जो था, जो जालियांवाला बाग जो था, वो गांव से काफी दूर था। गांव से दूर होने के कारण उस शहर में वहां पे मार्शल लॉ लागू हुआ है, इस बात का उन्हें जानकारी भी नहीं था। हर साल की भांति उस साल भी 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन मेला लगा था। लोग मेले में पहुंचे थे, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे आंदोलन के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पे मार्शल लॉ लागू हुआ था, जिसके कारण जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचे, और जो जालियांवाला बाग था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट था, एक ही निकास द्वार था, वो चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो जब जनरल डायर पहुंचा और चारों तरफ से उन्हें दरवाजा को पूरी तरह से घेर लिया और लगातार फायर करना शुरू किया, लगातार गोलियां बरसाना शुरू किया। उन्हें कोई भी चेतावनी नहीं देना वो चाहा, जिससे लोग वहां से भाग सके। तब जनरल डायर ने बाग के चारों ओर से घेर कर सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। उनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उनमें काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई, और जो मौत का जो डाटा दिया गया वो भी कम दिया गया, उससे कहीं ज्यादा लोग मरे थे। इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित की, और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। ठीक ना, जब इतना भारत के लिए इतना दुखद समाचार था, लेकिन ब्रिटिश सरकार जनरल डायर को इसके लिए पुरस्कृत किया, उसको पुरस्कार दिया गया कि आप इतना अच्छा काम किए, जबकि वो भारत के कई सारे लोगों को वो मार चुके थे, जो निर्दोष थे, बच्चे थे, औरत थे, बूढ़े थे, उन्हें वो मार दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी, सबसे दर्दनाक घटना। इससे पूरे भारत में रोष की लहर फूट पड़ी, और लोग काफी ज्यादा महात्मा गांधी के साथ जुड़े, कुछ चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े, और आंदोलन को काफी ज्यादा बढ़ाया गया और भारत को आजाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, तो देखो, ब्रिटेन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है, जो जुलाई 1944 में, याद रखते जाना, जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र
मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ था। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक गठन किया गया कि अगर किसी को व्यापार के लिए या किसी का युद्ध के लिए अगर पैसा घट जा रहा है तो पैसा वो लाएगा कहाँ से। सबसे पहला चीज कि पैसा उसको मिलेगा कहाँ से, तो पैसा उसको कौन देगा, तो कौन देगा, विश्व बैंक देगा। कौन देगा पैसा उसको, विश्व बैंक देगा। विश्व बैंक से उससे कर्ज ले सकता है और वो पैसा बाद में उसको चुका सकता है। विश्व बैंक से वो कर्ज ले सकता है। तो इसके लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया था ताकि एक नए बैंक का निर्माण किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट सबका लेते जा सकते हैं सभी आंसर का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरित क्षेत्र का नाम लिखे। कहाँ कहाँ लौह अयस्क, चार पेटी है लेकिन हम लोग इसमें 3 का मांग किया गया है तो हम लोग 3 ही लिखते हैं। ठीक ना, तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। हमारे देश में लौह अयस्क का बहुत विशाल संसाधन उपलब्ध है जो कि निम्न क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कहाँ पे, उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि की हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले के बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। अगर हम लोग इसका अगर हम लोग ग्राफ का बात किया जाए तो हम लोग ग्राफ में देखे थे कि 52% टोटल हिस्सा का 52% कोयला कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। और 11% कहाँ पाया जाता है, झारखंड। टोटल भारत का जितना कोयला है, जितना लौह अयस्क है वो सिर्फ झारखंड और उड़ीसा में इतना ज्यादा है। 63% दोनों को मिला के होता है। ये जो उड़ीसा झारखंड पेटी है वहीं से। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों में बोलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। और तीसरा है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह गोवा पेटी तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखे। तो कृषि आधारित उद्योग हम लोग कहते किसको हैं, तो जो पूरी तरह से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर। पूरी तरह से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर। जैसे चाय पत्ती का जो फैक्ट्री लगा है वो किस पर निर्भर है, चाय का बागान पर निर्भर है। जो शुगर मिल लगा है वो किस पर निर्भर है, गन्ने पे निर्भर। अगर राइस मिल लगा है तो किस पर निर्भर रहेगा, चावल की खेती पर रहेगा। अगर कोई सूती वस्त्र उद्योग है तो वो किस पर रहेगा, कपास की खेती पर पूरी तरह से निर्भर रहेगा। तो कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं खाद्य संसाधन का जो कोई फैक्ट्री है तो वो किस पर निर्भर, पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर है। अगर टोमेटो सॉस का अगर कोई फैक्ट्री है तो किस पर रहेगा, टमाटर पर ही निर्भर है। और टमाटर का कहीं जमीन से कोड़ के तो निकाला नहीं जाता, वो उपजाया जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग वो कपास पर ही निर्भर रहेगा। और खनिज आधारित उद्योग किसको कहते हैं, तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं के कच्चे माल के रूप का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जो कि खनिज का जो जैसे लोहा का फैक्ट्री है तो वो किस पर निर्भर रहेगा, खनिज पर ही निर्भर रहेगा। ठीक ना, लोहा का फैक्ट्री, एल्युमिनियम का फैक्ट्री, ये सब किस प्रकार का उद्योग है, तो खनिज आधारित उद्योग है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों की चर्चा करें। यहाँ 2 चुनौती बोला है लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा देख लेते हैं, एग्जाम में आपको जो याद आए वो लिख सकते हैं। चुनौती क्या क्या है, एक निरक्षरता है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है और जातिवाद है। निरक्षरता, अधिक जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकते।
यह समस्या देश के साथ आजादी के समय से ही आज भी लोगों में साक्षरता नहीं है, जिसके कारण एक ऐसे नेता को वोट देते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं, जो हमारे बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहा। आज अगर झारखंड का स्थिति अगर देखा जाए, अगर हम लोग पढ़े लिखे नेता को अगर चुनते, अच्छे लीडर को चुनते, तो आज झारखंड का इस तरह से दुर्दशा नहीं होता जिस प्रकार से आज झारखंड का दुर्दशा हो चुका है। आज झारखंड का दशा दिशा सही नहीं है भाई, बहुत ही खराब गंदा राजनीति यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाता है? निरक्षरता। लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं, जिसके कारण से आज लोग सही नेता का चुनाव नहीं कर पा रहे। दूसरा है गरीबी, सब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। गरीबी, बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई को कम किया जाए, लेकिन आज भी अमीरी और गरीबी की खाई को कम नहीं किया जा रहा है। आज भी लोग साथ अमीरी गरीबी की खाई और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए हम कहते हैं कि शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन कहाँ पे भाई, कोई बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल में सही से पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। और अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चा के लिए वो दूर दूर तक नहीं है। फिर देखते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक ऐसी बात है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते, धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाते, सिर्फ अपने हित का परवाह की, सिर्फ अपने हित के लिए। वो समाज का परवाह बिल्कुल नहीं करता है कि किस तरह से समाज को हम बदलेंगे, समाज को हम बढ़ाएंगे। वो समाज को नहीं, सिर्फ अपने आप को देखता है, अपने हित को देखता है, अपने रिश्तेदार को देखता है। फिर दूसरा अगला फैक्टर है जातिवाद। अनादि काल से भारत में जातिगत व्यवस्थाएं रही। जातिवाद के कारण समाज के लोग खुद को एक दूसरे से अलग मानते हैं और लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाता है। ये दूसरा क्वेश्चन का ये आ गया है। तो आज भी लोग ना जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, वो मुंडा है, वो कुर्मी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, और आज भी हम लोग लड़े जा रहे हैं भाई, पूरी तरह से लड़ रहे हैं। और लड़ने के कारण आज समाज में यार समाज में बदलाव नहीं आ पा रहा है। हम लोग अपने लड़ने से हम लोग बाहर आएंगे, तब तो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे या अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने ही लड़ाई से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सबसे पहला है जातिवाद का मामला, जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, गरीबी का, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही चुनौती है जो आज हम लोग को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखे। बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं किसको? तो जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्ति के होड़ में हो और दो दलों से अधिक दल अपने दम पर या दूसरे दलों से गठबंधन कर सत्ता में आने का अवसर तलाशते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में वो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वहां पे एक ही सरकार है, एक ही राजनीतिक पार्टी है। लेकिन भारत में देखो, आज हम लोग पास चुनने का अवसर मिलता है, लेकिन हम लोग सही चुनाव नहीं कर पाते। ये अवसर हम लोग को दिया गया अवसर भारतीय के संविधान निर्माता जानते थे कि आगे आने वाले दिनों में हमारे देश के नेता आसानी से लोगों को बुड़बक बना के लूट सकते हैं, लेकिन इतना कुछ भी हम लोग के करने के बाद भी आज हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज हम लोग के साथ शोषण लगातार होते रहता है और ये हो ही रहा है और हमेशा चलते रहेगा। अगर तुम लोग नहीं पढ़ते हो तुम लोग और नहीं सही से जानकारी रखते हो, तो कल भी तुम लोग के साथ लूटा जाएगा जिस प्रकार से आज लूटा जा रहा है। अपने भविष्य का अगर सुधार करना चाहते हो तो उठो, पढ़ो, जागो, तभी जाके समाज में बदलाव ला सकते हो, अन्यथा कभी नहीं ला सकते हो। हमेशा तुम्हारे साथ शोषण ही होता रहेगा और इससे तुमको कोई भी नहीं। तो ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। पहला है ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। ये सभी चीज सम्मिलित होना चाहिए। किसी भी ऋणाधार को, किसी भी ऋण लेने वाले व्यक्ति को ये चीज उसको कंफर्म पता होना चाहिए कि उसका ब्याज दर कितना होगा, कितना दिया जाएगा, समर्थक ऋणाधार क्या होना चाहिए, आवश्यक कागजात क्या क्या चाहिए और भुगतान का तरीका क्या क्या। सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरे ऋण व्यवस्था में काफी फर्क भी आ जाता है। जैसे आज हम लोग अगर महिला समिति से कोई ऋण ले रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे समर्थक ऋणाधार नहीं मांगा जाता, या आवश्यक कागजात वहाँ पे नहीं मांगा जाता, जबकि वही बैंक से या किसी साहूकार से लेते हैं तो ये कागजात वहाँ पे मांगा जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। इसको देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं को किस प्रकार मदद करता है। किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। उपभोक्ता परिषद किस प्रकार से मदद करता है। तो उपभोक्ता सुरक्षा परिषद उपभोक्ताओं को निम्नलिखित रूपों में मदद करता है। पहला, यह परिषद उपभोक्ताओं के बीच दैनिक आधार पर उपभोक्ता के शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। लोगों में जागरूकता लाता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सामान खरीदना चाहिए कौन सा सामान नहीं खरीदना चाहिए। एक विशेष विक्रेता द्वारा शोषित होने के बाद लोगों को यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई दुकानदार अगर हमें गलत सामान दे दे, या कोई डॉक्टर अगर हमारे साथ गलत करे, गलत इलाज करे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो आधार होना चाहिए, ये तो जानकारी होना चाहिए कि हमारे साथ गलत हुआ, उसका हम कैसे उससे मुआवजा ले सकें। अगला देखते हैं, वे उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन खोजने में मदद करते हैं। अगर हमारे पास अगर आज जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं, उसका देखेंगे कि उसमें प्राइस दिया रहता है और साथ ही साथ उसका एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कहाँ से बना, सब कुछ लिखा रहता है, ताकि हम और एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से जाके पता कर सकते हैं, दाम उसका पता कर सकते हैं, उसका क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा सामान हमारे लिए बेहतर है कौन सा नहीं है, ताकि हम सही प्रोडक्ट हम लोग खरीद सकें। वे कभी कभी उन्हें उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के बारे में भी बताते हैं। उपभोक्ता जागरूकता के बारे में भी लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग को सामान खरीदते वक्त क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला देखेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम लोग पहले बात कर चुके थे मुद्रण संस्कृति के बारे में, वह बताए थे कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तक की रचना की जो राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आदमी जो भारत आए थे, उन लोगों ने कई सारे पुस्तक की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना को संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगे। ये कब संभव हो पाया? तो मुद्रण संस्कृति के आने के बाद, छपाई खाना आने के बाद, किताब छपने के बाद लोगों को आसानी से किताब मिलने लगा, आसानी से वो पढ़ सकने लगे, शिक्षा प्राप्त करने लगे। भारत समाचार पत्रों में भी राष्ट्र आंदोलन के उचित वातावरण तैयार किया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। राष्ट्र प्रेम को ये लोग जागृत करते थे, लोगों को जागृत करते थे, ताकि लोग देश प्रेम को समझ सके और इसमें भागीदारी आसानी से निभा सके। भारतीय देशी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा की। मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन के शोषणपूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिली। अगला देखो, मुद्रण संस्कृति में भारत के एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। जो एक देश के एक कोने में रहे, एक कोने से दूसरे कोने में, जैसे भारत का अगर हम लोग क्षेत्रफल का बात किया जाए या भारत का विस्तार का बात किया जाए, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काफ़ी दूर है। तो वहाँ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, वही चीज़ को अगर कन्याकुमारी के लोगों तक खबर को पहुँचाना है, तो अगर आदमी के द्वारा पहुँचाया जाए तो काफ़ी समय लग सकता है। तो उसके लिए क्या माध्यम था? तो प्रेस था, अखबार छपने लगे, अखबार के माध्यम से उन्हें आसानी से पहुँचने लगे और सभी लोग इसके बारे में जानने लगे। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचार को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। प्रेस के माध्यम से जो राष्ट्रवादी थे वो लोग अपने बात को लोगों तक पहुंचाने लगे। यह शक्तिशाली माध्यम बन गया, जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृत करने में मदद की, लोगों को जागृत करने में मदद भी मिला। अगला देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य की। पहला था निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर इसमें भूमिका निभाए थे। कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने, बुनकरों को माल उपलब्ध कराने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमशुदा कहा जाता था, जिन्हें वेतन दिया जाता था और इनकी माल की गुणवत्ता को जांच करने के लिए। अगला है कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी। कंपनी क्या कर रही, जो बुनकर थे उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध या फिर ऋण उपलब्ध करवाने लगी। जब तक जिसके पास पैसा नहीं, किसी के पास पैसा नहीं, तो वो सामान नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए ऋण उपलब्ध करवाने लगी। अगला देखो, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। महीन कपड़ों की मांग बढ़ने के साथ बुनकरों को अधिक कर्ज दिया जाने लगा। ज्यादा कमाई के आस में बुनकर पेश स्वीकार कर लेते थे। और अगला जैसे महीन कपड़ों की मांग बढ़ने लगा ना, ज़्यादा मांग बढ़ने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि भारतीय बुनकरों को खरीद लेते थे, पैसा ज़्यादा देते थे और उन्हें अपने खरीद लेते थे, ताकि वो उनको छोड़ के दूसरे कंपनी की तरफ वो ना जाए या दूसरे ठेकेदार की तरफ वो ना जाए। भारत में बने कपड़ों को हासिल करने के लिए कंपनी ने अपने अन्य यूरोप प्रतिद्वंदियों जैसे फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों को प्रतियोगिता से बाहर करने की नीति अपनाई। भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया की कंपनी नहीं था, कई सारी कंपनियां थी और सभी को अच्छा गुणवत्ता वाला कपड़ा चाहिए था, तो लोग बुनकर को खरीदते थे। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास एवं रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की चर्चा कर। राजनीतिक दलों में क्या क्या सुधार करने का क्या क्या उपाय है? तो राजनीतिक दलों को निम्नलिखित द्वारा सुधारा जा सकता है। पहला है दल बदल के राजनीति को रोककर। आज देखो क्या होता है कि पहले दूसरे दल में है, जैसे ही अगर उसको सीट ना मिला तो वो दल चेंज करके दूसरे दल में, जैसे आज कोई अगर बीजेपी में है, बीजेपी से वो इलेक्शन लड़ा, जीत गया, उसके बाद अगर उसको मंत्री का सीट नहीं मिला तो वो चेंज करके जेएमएम में चल गया या फिर कांग्रेस में चल गया या आजसू में चल गया। तो इस तरह का कार्य ना करे, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, दल बदल की राजनीति को रोक देना चाहिए। उम्मीदवारों को अपनी चल अचल संपत्ति का सही ब्यौरा देने के लिए विवश किया जाए, उसके लिए कड़े कानून का निर्माण किया जाए। जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी इलेक्शन लड़ने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने चल अचल संपत्ति का सही ब्यौरा देने के लिए विवश किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल द्वारा अपने कार्यक्रमों और नीतियों को जनता जानकारी देना चाहिए। और साथ ही साथ चुनाव में आए खर्च का ब्यौरा देकर, चुनाव में कितना खर्चा हुआ, वो पैसा कहाँ से आया था, पैसा किस फंड से आया था, इतना पैसा उसके पास कहाँ से वो कमा के लाया था, इस चीज का उसे ब्यौरा देना चाहिए। राजनीतिक छवि के व्यक्ति को राजनीति में लिया जाए और आंदोलन और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया जाए। राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह पर मीडिया के माध्यम से उस पर क्या बनाया जाना चाहिए, दबाव बनाया जाना चाहिए, ताकि वो सही काम कर सके। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग ऋण का पहले औपचारिक स्रोत देखते हैं, फिर अनौपचारिक स्रोत देखते हैं। तो सरकार द्वारा नियंत्रण, इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल है जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे बैंक एवं सहकारी समितियां। औपचारिक स्रोत क्या है, जो हम लोग को बैंक से मिलता है या किसी सहकारी समिति के माध्यम से मिलता है, जिस पर नियंत्रण किसका रहता है, सरकार का। अगला देखो, निरीक्षक उपलब्ध। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोत के कामकाज पर नजर रखता है। ये जो बैंक है या सहकारी समिति है, उस पर नजर कौन रखता है, तो निरीक्षक, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक। और उसके साथ ही साथ क्या है, इसमें कम ब्याज दर, यह सामान्य ऋण के
अनौपचारिक स्रोत की अपेक्षा ब्याज दर कम होता है। जो हम लोग को अनौपचारिक ऋण मिलता है उसके तुलना में इसका ब्याज दर क्या रहता है, कम रहता है। यह कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते तथा इनका उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी। अंदाजी कोई भी ये ऐसा नहीं कि कोई भी शर्त लगा देगा कि 50% हम ब्याज लेंगे, महीना में लेंगे या 6 महीना में ऋण वापस करना पड़ेगा, इस प्रकार का यहाँ पे कोई भी शर्त नहीं होता है। और अगला देखेंगे ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत, अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसे कोई संगठन नहीं है जो ऋण दाताओं की ऋण क्रियाओं को निरीक्षण करता हो। कोई इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता या कोई इसका निरीक्षण करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, इसमें सामाजिक कल्याण का कोई महत्व नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। यह औपचारिक स्रोत की अपेक्षा अधिक ब्याज लेता है। जो औपचारिक जो हम लोग को बैंक से मिलता है उसकी तुलना में यह अधिक ब्याज लेता है। यह ऊंची ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कई कठोर शर्त लगाते हैं कि आपको इतना दिन में पैसा और देना पड़ेगा या आपको ये गिरवी रखना पड़ेगा, इस तरह कई शर्त लगाया जाता है। इसके अंतर्गत भी छोटी और छिटपुट इकाइयां शामिल होती हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। इस पर सरकार कोई भी नियंत्रण नहीं लगाते। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पाए जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो भारत में मृदाओं का वर्गीकरण, भारत में 5 प्रकार की मृदा है। एक है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों यानी कि अवसादों से बनी। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें ज्यादा उपज होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। बहुत ज्यादा उपयुक्त है जलोढ़ मृदा। अगला देखो काली मृदा। काली मृदा का रंग काला होता है। कैसा होता है, काला होता है, जिसको हम लोग गांव में घर लिपने पोतने में भी उपयोग करते हैं। इसे रेगर मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। यह मिट्टी खरीफ फसल जैसे कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदाएं महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है, मालवा, महाराष्ट्र, ये सब में पाया जाता है। अगला है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। अगला है लेटेराइट मृदा। अगला क्या है, लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए, किसके लिए, काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मृदा में काजू का फसल ज्यादा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद कर लेना। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय महिलाओं का रंग लाल और मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, लाल और भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय क्षेत्र होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। अगला मृदा है वन मृदा। पहाड़ की ढालों और पर्वतीय क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और जहाँ उचित मात्रा में वर्षा वन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, वन मृदा कहते हैं। तो 51 क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन में हम लोग मैप के बारे में देखते हैं। अगर इस मैप में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना। ये मैप हम आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं ताकि इसका हम लोग कल इस पर डिस्कस कर दें। ठीक, धन्यवाद।